अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 9th क्लास वीडियो लेक्चर्स। हम यहाँ पे 9th फिजिक्स का लास्ट यूनिट साउंड पढ़ रहे हैं। साउंड में हमने दो वीडियोस ऑलरेडी भी बनाए हैं। पहले मैं इंट्रोडक्शन किया था, उसमें वेव्स की टाइप्स पढ़ी थी, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल वगैरह, और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी थी। अब वीडियो जो 2 था, वीडियो 2 में हमने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में अच्छे से पढ़ा। आज हम कुछ टर्म्स को लेंगे, जो टर्म्स हम यूज करते हैं इस चैप्टर में। आगे जाके आप देख लोगे कि काफी सारे टर्म्स हम यूज करते हैं। उन सारे टर्म्स को थोड़ा समझ लेंगे आज। तो हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, यानी साउंड वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। साउंड वेव जब चलती हैं तो इनका वेवलेंथ चेंज होता है, स्पीड वगैरह देखते हैं हम, या इनकी क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड वगैरह, वो क्या है आज हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आपको मैंने परसों बताया था कि साउंड वेव जो है ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, पहला पॉइंट ये याद रखना है। उसका मतलब जब साउंड वेव चलेगी, बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ये हर तरह के मीडियम में ऑब्टेन होती है, और ट्रांसवर्स वेव जो है वो हमें पता है कि वो एयर में या गैस में वो ट्रांसवर्स वेव नहीं बनती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने देखा कंप्रेशन रेडिएशन बनते हैं, वीडियो 2 में अच्छे से डिस्कस है। जिसने नहीं देखा है पार्ट 2 देख लेना, वो उसके बाद आपको ये वाला आज का जो टॉपिक है अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये ट्रांसवर्स वेव बनाई थी हमने। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ अच्छे से अजीब पैटर्न बन रहे हैं। पार्टिकल कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। ये हम दिखा रहे हैं मीडियम पार्टिकल्स। तो जो ये लाइन है इसको बोलते हैं मीन पोजिशन। तो ये पार्टिकल जो है ये मीन पोजिशन से ऊपर चला गया है, मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया है। फिर ये पार्टिकल मीन वैल्यू से डाउन हो गया है, मिनिमम वैल्यू पे चला गया है, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। ऐसा पैटर्न जहां पे कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजिशन से मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, फिर मिनिमम पे आएगा, फिर वापस मैक्सिमम पे जाएगा। इसको बोलते हैं हम ऑसिलेशंस। क्योंकि मैंने पिछले 1-2 वीडियोस में ऑसिलेशन टर्म यूज की थी। ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन हमने पढ़ी भी है पहले। जब भी कोई पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करेगा या आगे पीछे मूव करेगा तो हम उसको बोलते हैं ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, जैसे मैं अगर इसको आप देख लो, जैसे ये वाइब्रेट कर रहा है, जैसे ही वाइब्रेट कर रहा है ये ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है। यानी ये जो तार है, ये तार जो है पहले मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम वैल्यू पे चली जाती है। ये इसकी मीन पोजिशन होगी। देखो ये मीन पोजिशन है। जैसे मैं इसको हिलाऊंगा ये ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। देखो, तो इससे पता चलता है कि वाइब्रेशन जो है या जो ऑसिलेशंस है ये ऐसी मोशंस है जहां पे कोई भी बॉडी, जैसे यहाँ पे मीडियम हो गया, यहाँ पे मीडियम जो है उसकी डेंसिटी कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, या उसका प्रेशर कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा। तो इस प्रेशर चेंज को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में, या इस डेंसिटी के चेंज को, मीडियम का जो डेंसिटी चेंज होती है अपने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज के बीच में, इसको बोलते हैं, ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं ऑसिलेशन। तो पहली टर्म हम यही यहां पे डिफाइन करेंगे। द चेंज इन द डेंसिटी, या प्रेशर भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए मैं प्रेशर को ब्रैकेट में रख रहा हूं, ऑफ द मीडियम फ्रॉम मैक्सिमम, पहले ज्यादा, टू मिनिमम एंड बैक टू मैक्सिमम वैल्यू। इज कॉल्ड एन ऑसिलेशन। यहां मैंने ट्रांसवर्स वेव बनाई है। जैसे ही पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे आके वापस ऊपर जाएगा, तो हम बोलेंगे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। क्योंकि डेफिनेशन क्या बोल रही है, चेंज मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू और फिर बैक टू मैक्सिमम वैल्यू, ये होती है वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इसी तरह से अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जैसे मैंने ट्यूनिंग फोक बना दिया, ये इसका कंप्रेशन हो गया, ये रे रिफ्लेक्शन है, ये कंप्रेशन वाला पोर्शन है, ये रे रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन है, ये फिर से कंप्रेशन है, ये रे रिफ्लेक्शन है।
जहां पार्टिकल क्लोज है वो कंप्रेशन है, जहां दूर है वो रे रिफ्लेक्शन है। ये कंप्रेशन, ये रे रिफ्लेक्शन, ये कंप्रेशन, ये रे रिफ्लेक्शन, सी आर लिख लो, क्योंकि हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है अपने पार्ट 2 में। तो यहां पे भी क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, जो मीडियम है उसकी डेंसिटी जो है वो चेंज होती है, प्रेशर चेंज होता है। कभी पार्टिकल क्लोज आते हैं यानी मैक्सिमम वैल्यू में आ जाते हैं, कभी पार्टिकल दूर जाते हैं यानी मिनिमम वैल्यू पे चले जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। उसके बाद एक और पॉइंट यहां पे आएगा, वेवलेंथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। वेवलेंथ क्या होती है, देखो ये आपको इसके साथ नहीं है। वेवलेंथ नॉर्मली जो बुक्स पे डिफाइन करते हैं, जो मैक्सिमम टीचर्स पढ़ाते भी हैं, वो ये है कि इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है, यानी इसको हमने क्रस्ट बोला, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, और ये भी ट्रफ है। ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन रे रिफ्लेक्शन बनते हैं। ये पढ़ा हमने पहले से, इसको फिर से नहीं पढ़ना है। तो दो साथ वाले मीन्स कंजिक्यूटिव, टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट के बीच जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। इस डिस्टेंस को बोलेंगे वेवलेंथ। इसी तरह दो ट्रफ्स के बीच में डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे वेवलेंथ। इन दो ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो होगी वेवलेंथ, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट्स या टू कंजिक्यूटिव ट्रफ्स। कंजिक्यूटिव मतलब साथ साथ, देखो ये और ये साथ साथ है, ये और ये साथ साथ है, ये और ये साथ साथ नहीं, क्योंकि बीच में ये दूसरा है, इसीलिए कंजिक्यूटिव वर्ड यूज करना जरूरी है। या आओ यहाँ पे, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशंस, ये कंप्रेशन है, इसके बाद ये कंप्रेशन है। या डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रे रिफ्लेक्शंस, साथ वाले जो रे रिफ्लेक्शन है, कंजिक्यूटिव एक के बाद एक जो आते हैं, उनके बीच जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम वेवलेंथ। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे, उल्टा वाई। ये ग्रीक सिंबल है, ग्रीक वर्ड से आएगी ये सिंबल, इसको बोलते हैं लैम्बडा। लैम्बडा बोलते हैं इसको, कई सारे बच्चों को ये पहले से ही पता है लैम्बडा। तो हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट्स आर टू कंजिक्यूटिव ट्रफ्स, या डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशंस आर टू कंजिक्यूटिव रे रिफ्लेक्शंस। तो अक्सर बुक्स ऐसा ही लिखती है, लेकिन अगर इसको किसी और तरीके से थोड़ा प्रिसाइज करके अच्छे से अगर लिखेंगे तो हम बोल सकते हैं इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर डिस्टर्बेंसेस। देखो ये और ये सिमिलर डिस्टर्बेंस है, यानी यहाँ का और यहाँ का प्रेशर भी सेम है, यहाँ का जो डेंसिटी वो भी सेम है, मोमेंटम ऑलमोस्ट सेम है, एनर्जी इन दो की सेम है, ये सेम लेवल पे है। सो दीज आर टू सिमिलर डिस्टर्बेंसेस, ये भी सेम है, आपस में सिमिलर डिस्टर्बेंसेस है, इनका दोनों का प्रेशर कम है, दोनों का वॉल्यूम ज्यादा है, दोनों की डेंसिटी कम है। यानी जितने भी टर्म्स हम एक्सप्लेन कर पाएंगे वो इन दो में सिमिलर है, इन दो में सिमिलर, या इन दो में सिमिलर है, इन दो में सिमिलर है। इस तरह यहां आ जाओ, जो प्रॉपर्टी इस क्रस्ट कंप्रेशन की है वही प्रॉपर्टी इस कंप्रेशन की है, इसकी डेंसिटी ज्यादा, इसकी डेंसिटी ज्यादा, इसका वॉल्यूम कम, इसका वॉल्यूम कम, इसका प्रेशर ज्यादा, इसका प्रेशर ज्यादा। तो प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, इतनी सारी टर्म्स को यूज करने के बजाय हम सिर्फ डिस्टर्बेंस वर्ड यूज करते हैं। यानी ये भी वही हो गया ना कि इसके और इसके बीच में, इस डिस्टर्बेंस और इस डिस्टर्बेंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गई वेवलेंथ, या इस डिस्टर्बेंस और इस डिस्टर्बेंस के बीच में, या इस और इसके बीच में। तो हम इसको दोनों तरह से लिखेंगे, यहां पे आप देख लेना। वेवलेंथ को हम पहले लिखेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव होता है साथ वाले क्रस्ट्स और ट्रफ्स, या क्रस्ट वरना ट्रफ, जो आप लोग वो, इसलिए आर वर्ड यूज करना, एंड नहीं कर पाओगे आप यूज। जब हमने कई बार हमने बच्चों को देखा एग्जाम में वो ये गलती कर बैठते हैं, कंफ्यूजन की वजह से एंड लिख बैठते हैं। क्रस्ट आर ट्रफ्स, अगर वेव ट्रांसवर्स है, ब्रैकेट में लिख के रखते हो, ट्रांसवर्स वेव में आर डिस्टेंस बिटवीन वो टू कंजिक्यूटिव compressions or ray reflections।
इन केस ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो इसमें जो ये कंफ्यूजन है आर आर कहाँ पे लगाना है, या आपको कंटिन्यूस लिखना है, क्रस्ट ट्रफ है, तो इतने सारे वर्ड्स को हम सिर्फ डिस्टर्बेंस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर डिस्टर्बेंसेस ऑफ ए वेव इन मोशन। चलती वेव जो है, मोशन में जो वेव होती है, उसके जो सिमिलर एरियाज है उनके बीच जो डिफरेंस है वही हो गई वेव लेंथ। तो इस पूरे की जगह आप इतना भी लिखोगे तो ज्यादा अच्छे। तो मैं इस डेफिनेशन को यूजुअली प्रेफर करता हूँ, ये ज्यादा प्रिसाइज और ज्यादा मीनिंगफुल है। तो उसके बाद हम वही लिखेंगे, इट इज नोटेड बाय सिंबल, सिंबल लिखो, इट इज इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लेमडा। इसको हम लेमडा से लिखते हैं, ग्रीक लेटर है ये, ग्रीक वर्ड से लेटर बारो की गई है। लेमडा जो है ये वाई को उल्टा करके लिखना है, ठीक है। हाँ, अब इसकी यूनिट वेरी सिंपल है, इट्स यूनिट इज मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है। तो वेव्स में डिस्टेंस की जगह हम वेव लेंथ लेते हैं, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आगे जब रिलेशन पढ़ेंगे बिटवीन वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, उस वक्त आपको ये काम आएगा। तो ये होगी वेव लेंथ के बारे में, हाँ इतना काफी है इसके बारे में। उसके बाद एक और टर्म आती है वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, यूजुअली हम यूज करते हैं कि कॉमन लैंग्वेज में हम इसको यूज करते हैं कि कौन सी चीज कितने बार रिपीट होती है। जिसे मैं बोलूंगा कि ये चीज मेरे साथ फ्रीक्वेंटली होती है, यानी ऐसा मेरे साथ बार बार होता है। या कोई बोलेगा कि ये मैं इस चीज को फ्रीक्वेंटली भूल जाता हूँ, या मैं इस चीज को फ्रीक्वेंटली अटेम्प्ट करता हूँ। उसका मतलब फ्रीक्वेंटली मतलब होता है कि बार बार ये चीज करता हूँ, या बार बार कोई चीज भूल जाता हूँ, या बार बार कोई काम कर बैठता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी वही हो गया। फ्रीक्वेंसी जो है वेव्स में हम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहले इसको रब करते हैं, शायद वहां से विजिबल ना हो। हाँ विजिबल है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूजुअली हम देखते हैं कि एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड या एक मिनट या एक आवर, एक यूनिट टाइम में मीडियम में कितनी ऑसिलेशंस होती हैं, यानी मीडियम की डेंसिटी कितने बार चेंज होती है एक सेकंड में, या मीडियम का जो प्रेशर है वो एक सेकंड में कितनी बार चेंज होता है। तो कितनी बार रिपीट होता है इसका पैटर्न। जैसे मैं बताऊंगा कि ये जो कलम है, मैं इसको ऐसे जब फेंकता हूं, मैं बोलता हूं कि एक सेकंड में ये 10 बार ऊपर नीचे करता है, उसके मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 10 बार है। यानी ये जो चलना है ऊपर से नीचे, ये जो मोशन है, ये इस मोशन को एक सेकंड में 10 बार करता है। ये रिपीटेड मोशन है, क्योंकि ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो रिपीट होती है मोशन, रिपीट फ्रीक्वेंटली। तो उसका मतलब एक यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितना रिपीट करेगी अपनी इस मोशन को, या वेव एक सेकंड में, एक यूनिट टाइम में कितनी बार रिपीट करेगी अपने पैटर्न को, डेंसिटी को या प्रेशर चेंज को कितनी बार रिपीट करेगी, वो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। Number of oscillations per unit time by the medium particles। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि मीडियम पार्टिकल्स जो हैं ये यूनिट टाइम में, यूनिट मीन्स 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर, यूनिट टाइम में मीडियम पार्टिकल्स कितनी बार ऑसिलेट करेंगे, यानी कितनी बार उनमें प्रेशर और डेंसिटी की चेंजेस होंगी। यहाँ पे आप ये
सही डेफिनेशन है, यहाँ चाहो तो यहाँ पे आप वर्ड यूज कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है वो डेंसिटी वगैरह। इट कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन द डेंसिटी ऑफ मीडियम पर यूनिट टाइम। ठीक है, फिर आगे मीडियम नहीं लिखना, पर यूनिट टाइम। अगर यहाँ पर आप लिखा इन द डेंसिटी ऑफ मीडियम पर यूनिट टाइम, बस यहाँ तक आप लिखोगे, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। या अगर इस तरह लिखोगे तो ये भी ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, इसको न्यू बोलते हैं। वी को थोड़ा टेढ़ा करके लिखना है और कुछ नहीं है। इट इज नोन बाय द सिंबल न्यू। इसकी यूनिट, इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट था, उसके ऑनर पे इसकी यूनिट हर्ट्ज रखी गई है। इसको हम लिखते हैं एच जेड से। हर्ट्ज डिनोटेड बाय एच जेड। इसकी बड़ी यूनिट भी हो सकती है, जैसे अगर आप रेडियो को देखोगे, रेडियो को सामने वो रीडिंग्स लगी होती है, आप उसमें देखोगे, उसमें नीचे लिखा होता है, ऊपर लिखा होता है एच जेड, एम एच जेड, के एच जेड। नीचे देखना, नीचे लिखा होगा, या तो बेस में या तो टॉप पे लिखा होगा वो। फिर बीच में वो नंबर्स लिखे होते हैं 49, 50 या 1000 या 10,000 या 1003। उसका मतलब इसकी जो बिगर यूनिट्स है वो किलो हर्ट्ज हो सकती है, मेगा हर्ट्ज हो सकती है। इट्स बिगर यूनिट्स आर किलो हर्ट्ज, KHZ। किलो मतलब 1000, तो 1 KHZ इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। या MHZ फिर लिखेंगे इसको मेगा हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज MHZ वो बराबर होता है 10⁻⁶ हर्ट्ज। मेगा में 6 जीरो होते हैं, इसे 10⁻⁶ लिखा मैंने हर्ट्ज। तो यहाँ पे हमने देखा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब क्या होता है, उसका मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/T पर यूनिट टाइम के बराबर है मैथमेटिकली। न्यू यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। उसका मतलब जो हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज इक्वल टू पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट जो है ये 1/T है, टाइम की यूनिट सेकंड है। तो सेकंड चूंकि नीचे रेसिप्रोकल में, जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम इसको बुलाते हैं, उस वक्त हम उसको नाम देते हैं पर सेकंड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख रख सकते हो, हर्ट्ज इज इक्वल टू 1/सेकंड और ऐसे पर सेकंड। ये रिलेशन याद रखना, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, क्योंकि ये पर यूनिट टाइम है। वहां पे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन द डेंसिटी ऑफ मीडियम पर यूनिट टाइम। इस तरह आप लिख सकते हो इस डेफिनेशन को। ये भी लिखोगे तो ये भी अच्छी है, जो आपको याद रहेगा उस तरह से। अब नेक्स्ट जो है वो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ वेव, या फिर टाइम पीरियड लिखेंगे। तो टाइम पीरियड ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ टाइम पीरियड भी जल्दी समझ आ जाएगा। टाइम पीरियड ये होता है कि एक कंप्लीट वेव बनने में, एक कंप्लीट वेव का जो साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल बनने में वेव कितना टाइम लेगी। 0.1 सेकंड लेगी, 0.02 सेकंड लेगी, 1 सेकंड लेगी, तो कितने टाइम में एक कंप्लीट वेव बनेगी, वो हो गया उसका टाइम पीरियड। ठीक है, एक पूरी ऑसिलेशन के लिए, पूरी ऑसिलेशन क्या बोला मैंने, पहले अप डाउन फिर वापस ऊपर जाने को, पूरी ऑसिलेशन के लिए एक वेव कितना टाइम लेगी, उस टाइम को बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, तो लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे। टाइम टेकन बाय टू consecutive
compressions are rarefications to cross a fixed point, किसी फिक्स्ड पॉइंट को क्रॉस करने के लिए, वही एक साइकिल हो गया ना, एक ऑसिलेशन वही होगी। किसी फिक्स्ड पॉइंट को क्रॉस करने के लिए दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या कंसेक्यूटिव रेरिफिकेशंस कितना टाइम लेंगे, यहाँ पे बोलोगे कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स, कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, ठीक है। तो ये दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स कंप्रेशन, सॉरी, ये सपोज इस पॉइंट के पार, हम यहाँ पे ये पॉइंट रखेंगे, यहाँ से इस पॉइंट के पार जाने के लिए कितना टाइम लेंगी, तो वो हो गया इसका टाइम पीरियड। या हमने इस वक्त एक कंप्रेशन यहाँ पे, एक यहाँ पे बनाया है, तो हम इस लाइन को यहाँ पे डाल देंगे। तो इस लाइन को क्रॉस करने के लिए, यानी कंप्रेशन, उसके बाद एक और कंप्रेशन बन के कंप्लीट होने तक कितना टाइम लगेगा, उसको बोलेंगे इसका टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड जो है पता है आपको, इट इज मेजर्ड इन सेकंड्स टाइम। तो किसी खास पॉइंट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे पॉइंट बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, तो उस पॉइंट के पार जाने के लिए दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन रेरिफिकेशन जितना टाइम लेंगे वो हो गया उसका टाइम पीरियड। अब कहीं पे किसी को कंफ्यूजन रह जाता है तो वो आप प्लीज मैसेज करके बोल दिया कीजिए। हाँ, इतनी टर्म्स हो गई। अब हम स्पीड लिखेंगे, हाँ स्पीड। अब हम स्पीड को थोड़ा डिस्कस करेंगे। स्पीड जो है, जैसे कि हमने मोशन में पहले ही पढ़ा है, स्पीड किस रफ्तार से वेव आगे बढ़ रही है, इट इज द स्पीड विद विच a sound wave travels in the medium। मीडियम में कितनी तेजी के साथ साउंड आगे बढ़ रही है वो इसकी स्पीड होगी। मैंने आपको बोला है, परसों ही बोला है लेक्चर 1 में, कि हवा में स्पीड ऑफ जो साउंड है वो इन एयर जो है वो 332 है मीटर पर सेकंड एट 0 डिग्री, और 345 मीटर पर सेकंड है एट 20 डिग्री। तो ये वेरी करती है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो वेरी करती है विद टेम्परेचर, विद प्रेशर, विद डेंसिटी। वो सारी साउंड्स जिनकी स्पीड जो है वो साउंड, वो सारी वेव्स, वो सारी चीजें जिनकी स्पीड इस लिमिट से ऊपर जाती है, जो साउंड का नॉर्मल लिमिट है 332 या 345 के जो लिमिट से ऊपर जाती है, यानी कोई चीज इससे हाई स्पीड में ट्रेवल करती है, तो उसको बोलते हैं हम सुपरसोनिक। ये हमने परसों अच्छे से पढ़ा है। और जो इस रफ्तार से नीचे चलेगी उसको बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक, बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड। तो सुपरसोनिक जो है, जब भी आप सुनोगे सुपरसोनिक, सपोज ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है या ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, तो समझ लेना कि उसकी स्पीड जो है वो 1 सेकंड में इससे ज्यादा है, वो इस स्पीड से ज्यादा है, 345 मीटर पर सेकंड से ज्यादा ट्रेवल करता है वो 1 सेकंड में। तो ये बहुत हाई स्पीड होती है, काफी हाई स्पीड होती है ये। तो सुपरसोनिक जेट्स बनाए हैं काफी सारी कंट्रीज ने, सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, यानी वो सारे मिसाइल्स, वो सारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो 1 सेकंड में 345 या 350 मीटर पर सेकंड से ज्यादा रफ्तार से चलते हैं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 घंटे में ये बहुत कई हजार किलोमीटर बन जाता है। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 345 को या 350 को अगर आप कैलकुलेट मल्टीपल करोगे 3600 से, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा वैल्यू होता है। नेक्स्ट हो गया एम्पलीट्यूड। एक और पॉइंट मैंने आपको परसों बताया था कि जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम बोलते हैं सुपरसोनिक, जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं उस वक्त बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक। तो ये दो माइनर डिफरेंसेस है, बोलने में लगता सिमिलर है लेकिन है डिफरेंट चीजें। अल्ट्रा वर्ड फ्रीक्वेंसी के वक्त यूज होता है, सुपर वर्ड स्पीड के वक्त यूज होता है। तो आगे जाके बता दूंगा मैं वो भी। एम्पलीट्यूड देखो, यहाँ पे ये मीन पोजीशन है, ये जो पार्टिकल है ये मीन पोजीशन से इतना ऊपर चला गया है, फिर ये पार्टिकल मीन पोजीशन से इतना नीचे गया है, ये ऊपर गया है। तो
कोई पार्टिकल, ये इससे कम भी हो सकता है, इससे कम भी, ए से, या इससे बहुत ज्यादा भी, ए से। उसका मतलब पार्टिकल जो है वो अपनी मीन पोजीशन से बहुत ज्यादा ऊपर चला जा सकता है, या कम चला जा सकता है, या नॉर्मल चला जा सकता है, या मीन पोजीशन से नीचे बहुत ज्यादा, बहुत कम, बहुत नॉर्मल चला जा सकता है। तो इस डिस्टेंस को, कि कोई पार्टिकल, कोई मीडियम का पार्टिकल, मीडियम मतलब हवा, हवा का पार्टिकल जैसे ही आवाज निकलती है, ये हवा का पार्टिकल कितना दूर चला जाएगा ऑसिलेट करते करते, वो हो गया इसका एम्पलीट्यूड। जब आवाज स्लो होगी, आप देखोगे कि मैं स्लो आवाज मारूंगा तो यहां से वहां तक पहुंच जाएंगी, आवाज ऊंची मारूंगा तो थोड़ा दूर पहुंच जाएगी। क्यों? जितना मैं आवाज में जोर लगाता हूं उतना इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, उतनी ये नॉर्मल पोजीशन से डिस्टर्ब ज्यादा होती है। तो जो भी चीज, जिसका एम्पलीट्यूड, जिस भी वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी। उसका मतलब एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ द साउंड। ये बात याद रखना है यहाँ पे। फिर लिखेंगे इसको, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम डिस्टर्बेंस भी लिख सकते हो आप। It is the maximum displacement or disturbance of the medium from its mean position on both sides of the mean path. On both sides, यहाँ तक भी लिखेंगे, ये क्लियर, ये ठीक ठाक मीन देगा। On both sides, ये अंडरस्टूड है, on both sides of the mean position। तो मीन पोजीशन से दोनों साइड में, ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी, पीछे भी, कोई पार्टिकल कितना दूर चला जाएगा अपनी मेन पोजीशन से, ठीक है, मीन पोजीशन जो है उससे कितना दूर चला जाएगा, वो इसका एम्पलीट्यूड होता है। द मोर द एम्पलीट्यूड, जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, अभी बोला मैंने, उतनी लाउडनेस ज्यादा होगी। वो जितना कम होगा उतनी लाउडनेस भी कम होगी, इसलिए हम यूज करेंगे वर्ड वाइस वर्सा। इसको डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से देखेंगे, हम देख सकते हैं कि ये पार्टिकल जो है, इसका प्रेशर या इसकी डेंसिटी कितनी डिस्टर्ब हो गई है अपनी नॉर्मल पाथ से। मीन पाथ है, इससे कितना डिस्टर्ब हुआ है ऊपर, या कितना डिस्टर्ब हुआ है नीचे। तो उसका मतलब इसकी यूनिट जो है, ये कभी कभी डेंसिटी की यूनिट होगी और कभी कभी ये प्रेशर की यूनिट होगी। ये हमारा डिपेंड करेगा कि हम कौन से फैक्टर को उस वक्त ले रहे हैं। इट्स यूनिट would be similar to that of pressure or density। अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लेते हैं तो उस वक्त हम मेजर करेंगे इसको प्रेशर की यूनिट्स में। अगर हम इसको डेंसिटी लेते हैं, यहाँ पे डेंसिटी कंसिडर करते हैं, तो उस वक्त इसकी यूनिट होगी डेंसिटी की यूनिट। ठीक है, ये आपको पता है, प्रेशर और डेंसिटी की यूनिट, ये बहुत नॉर्मल चीज है। अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे पिच। पिच जो है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये ट्रिकी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, लाउडनेस। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई म्यूजिक बजाता है तो अलग अलग आवाजें निकलती है, तो हर आवाज को हम पहचान लेते हैं कि ये पतली आवाज है, ये थोड़ी मोटी आवाज है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब वो गाने वाले गाते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे आपने ऊंचा नोट लगाया, यहाँ पे नीचा नोट लगाया, यहाँ पे सुर
पतला था, यहाँ पे सुर मोटा था। तो उसका मतलब वो उस वक्त फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे होते, पिच की बात कर रहे होते। जैसे लड़की जब आवाज मारती है तो उसकी आवाज ज्यादा पतली होती है, उसमें श्रिलनेस ज्यादा होती है, श्रिलनेस। लड़कों की आवाज जो है वो थोड़ी मोटी होती है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी पिच भी ज्यादा होगी, उसकी श्रिलनेस ज्यादा होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी श्रिल कम होगी या उसकी पिच कम होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आवाज की फ्रीक्वेंसी कितनी है। उसका मतलब पिच वो है। पिच को हम ऐसे सीधा से डिफाइन तो नहीं कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग आवाजों को, अलग अलग आवाजों को किस तरह पहचानता है, किस तरह इंटरप्रेट करता है, उस इंटरप्रिटेशन को बोलते हैं पिच ऑफ द साउंड। ठीक है। तो पिच ऑफ द साउंड जो है इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ये मैंने आपको एक दो बार बोल दिया, देखेंगे इसको। इट कैन बी सेड as how our brain interprets different sounds। different हाँ ये ठीक। और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड वेव, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इट कैन बी सेड, इट कैन बी डिफाइंड एज हाउ आवर ब्रेन इंटरप्रेट्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ द साउंड, या हाउ आवर ब्रेन इंटरप्रेट्स डिफरेंट साउंड्स। ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। हो गया इस तरह से। अब हम नेक्स्ट ऑडिबल रेंज देखेंगे। ऑडिबल रेंज क्या होता है? ये आई थिंक लास्ट होगा डिफिनेशन में, ऑडिबल रेंज। मेरे ख्याल से हमने सारा डिस्कस कर लिया, सारे टर्म्स को। तो ऑडिबल रेंज देखेंगे। देखो इंसान जो है वो हर तरह की फ्रीक्वेंसीज को नहीं सुन पाता है। कई सारी ऐसी आवाजें हैं जिनको बिल्कुल भी सुन नहीं पा रहे। आपने देखा होगा कि शाम को बेट्स इधर उधर घूम रहे हैं, चमगादड़। ठीक है। तो चमगादड़ जो है वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हाई पिच साउंड्स निकालते हैं। हाई पिच का जब मैंने बात की तो उसका मतलब फ्रीक्वेंसी हाई होती है वहां पे। तो हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच साउंड्स निकालते हैं वो। तो वो साउंड्स हम बिल्कुल नहीं सुन पाते, लेकिन वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। वो उसी साउंड से अपना शिकार पकड़ते हैं, वो उसी साउंड से अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। इसी तरह से ये देखा गया है कि एलिफेंट से या वेल या रिनोसिरा से वो बहुत ही लो पिच साउंड जो है वो निकाल के आपस में कम्युनिकेट करते हैं। उनमें भी कम्युनिकेशन पाया जाता है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसीज हम बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं। कई बार जो देखा गया है कि कई कई ओशंस में बहुत सारी वेल्स जो है वो शोर पे मरी हुई थी। तो रिसर्चर्स ने इस बात पे इत्तेफाक किया कि क्या होता है कि जो सबमरीन, समुद्र के अंदर जो सबमरीन जो इंसान ने बनाई है, वो जो फ्रीक्वेंसी निकालती है वो बहुत हाई होती है। तो उनसे वेल्स जो वो डिस्टर्ब हो जाती है, उन चीज़ों को पहचान नहीं पाती है। तो उससे उन पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। खैर एक थ्योरी अलग टॉपिक है, इसको अब यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, याद पड़ गया इसलिए मैंने बोल दिया आपको। तो बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी की साउंड निकाल के आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। या कोई बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी आपस में निकालते हैं, वो भी हमें पता नहीं चलता है। ठीक है। तो कई सारे साउंड्स हैं जो एनिमल सुन सकते, हम नहीं सुन सकते। उसका मतलब हमारे सुनने का रेंज जो है वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। तो उस रेंज को हम बोलेंगे ऑडिबल रेंज। दैट frequency range which is heard by या sensed by human beings is called audible range।
या इसको बोल भी सकते हैं रेंज ऑफ हियरिंग, सुनने का रेंज। तो इंसान के लिए लिमिट है ह्यूमन ईयर या ह्यूमन्स कैन हियर द साउंड्स between 20 hertz to 20 किलोहर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज के बीच में हम आवाजें सुन सकते हैं, ठीक है। कैसी को बुक्स लिखती है इसको 20 किलो मतलब 1000, 20,000 हर्ट्ज, ये हमारा ऑडिबल रेंज है। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। इसके ऊपर की जो आवाजें हैं इसके ऊपर की जो आवाजें, ठीक है, इससे ज्यादा, उनको बोलेंगे हम, मैंने भी बोला था आपको, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसके नीचे जो है उनको बोलेंगे इंफ्रासोनिक। जैसे डॉग्स जो है उनका रेंज जो है वो 50,000 हर्ट्ज की आवाजें सुन सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बैट्स ये 100,000 इतनी तेज आवाजें जो है वो सुन सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको बोला था व्हेल या एलिफेंट्स, ये 20 हर्ट्ज से कम की आवाजें सुनते हैं, 20 हर्ट्ज से कुछ सुन सकते हैं, ठीक है। या रिनोसरास जो है वो आपस में बात करते वक्त 5 हर्ट्ज के आसपास की रेंज के जो वेव से वो जनरेट करते हैं। तो ये था हमारा ऑडिबल रेंज इंसानों का। इसके बाद हम आई थिंक जल्दी जल्दी एक और टॉपिक पढ़ेंगे ताकि नेक्स्ट चैप्टर में हम, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम, नहीं चलो ठीक है, यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम शुरू करेंगे रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ। तो उसके बाद उसी में हम न्यूमेरिकल 2-4 करेंगे ताकि आपको वो समझ भी आ जाएगा, और फिर हो सका तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है उसका आइडिया भी, उसी इंट्रोडक्शन भी उसी वीडियो में देंगे। तो तब तक के लिए आप तीनों वीडियोस देख लीजिए और अच्छे से इनको नोट्स बनाइए कॉपी में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्दी। अस्सलाम वालेकुम।